प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के भूगोल विषय को पढ़ेंगे, यानी कि हमारी दुनिया। और ये हमारा इकाई 1 का क है और जिसका नाम है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। तो आइए इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। भूमि। मधु और रवि को दादाजी के साथ खेत पर घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। चारों ओर धान के पौधे लहलहा रहे थे, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। तभी मधु दादाजी से पूछ बैठी, क्या सभी जगह भूमि ऐसी ही है? भूमि नहीं होती तो? दादाजी ने कहा, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव इस पर निवास करता है। अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं भी वह इसी से प्राप्त करता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29% भाग पर भूमि का विस्तार है। यह पहाड़ी, पठारी, मैदानी, दलदली, मरुस्थलीय, हिमाच्छादित एवं वनाच्छादित रूपों में पाई जाती है। मधु ने टोकते हुए कहा, दादाजी, तब तो भूमि के विविध रूप देखने को मिलते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ, भूमि के विविध रूप मानव बसाव को एक समान रूप में आकर्षित नहीं कर पाते। चूँकि मैदानी भाग में जीवन जीना आसान है, सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतएव मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। भूमि का उपयोग। दादाजी ने पूछा, मधु, तुम बताओ तो भूमि के क्या उपयोग है? मधु ने कुछ देर सोचकर कहा, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य होता है, इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं। मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि भूमि पर ही बने होते हैं। भूमि के विविध उपयोग। सड़क रेल मार्ग बनने में, पेड़ पौधे उगाने में, कृषि कार्य करने में, कारखाने स्थापित करने में, मकान बनाने में, गांव एवं शहर बनाने में, तालाब, नहर, कुआं बनाने में, हवाई अड्डा एवं बंदरगाह बनाने में। मुझे तो लगता है जब जैसी ज़रूरत तब मानव भूमि का वैसा उपयोग अपने विवेक के अनुसार करता है। भूमि उपयोग में अंतर। रवि ने पूछा, दादाजी, हम सभी जगह भूमि का के एक तरह से उपयोग नहीं करते। दादाजी ने कहा, बिल्कुल ठीक। भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। इसमें अंतर का मुख्य कारण समय एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में बदलाव का आना है। इसी कारण सभी वन क्षेत्र को साफ करके अधिवास क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है, तो कभी कृषि क्षेत्र को अधिवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। कृषि योग्य भूमि पर कारखाने भी लगाए जाते हैं, कभी तो आवासीय क्षेत्रों की जगह पर सड़क या रेल मार्ग भी बनाए जाते हैं, रेल मार्ग को विकसित किए जाते हैं। रवि ने पूछा, दादाजी, एक समान भूमि होने के बावजूद भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भूमि के उपयोग में अंतर पाया जाता है। दादाजी ने कहा, हाँ, विश्व के कई स्थानों में फैली घास भूमियों में खेती की जाती है। प्रेरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती की जाती है। इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है, तो पठारी भागों में भूमि जो कृषि कार्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, वहाँ कृषि कामों के अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना की प्रमुखता दी जाती है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। रवि ने पूछा, दादाजी, भूमि का उपयोग किन किन कारकों से प्रभावित होता है? दादाजी ने कहा, देखो, भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है, प्राकृतिक कारक एवं मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक। रवि बोला, प्राकृतिक कारक का क्या मतलब? दादाजी ने कहा, स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में कारखाने प्रमुखता से लगाए जाते हैं, जबकि मैदानी भूमि में फसलों की खेती की जाती है। पठारी क्षेत्रों में भी जहाँ खनिजें पाई जाती है, वहाँ खनन कार्य किए जाते हैं।
मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। मधु ने कहा, और मानवीय कारक? दादाजी ने कहा, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में अंतर आता है। शहरों के पास भवनों के निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ी है, परंतु भूमि की मात्रा सीमित है। इस समस्या से निपटने की तरकीब भारतीय वैज्ञानिकों एवं शहर नियोजकों ने भी ढूंढ ली है। हाँ दादाजी, मधु ने कहा, हमारे गांव की खाली पड़ी बंजर जमीन पर पंचायत भवन बनाया गया है। यह भी तो बदलती भूमि उपयोग का उदाहरण हुआ था। दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक समझे। जानकारी: मुंबई के निकट दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि वाला बदला गया तथा वहां नवी मुंबई शहर का विकास किया गया। राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी, जिससे यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिना जाने लगा है। दलदली भूमि पर विकसित नवी मुंबई शहर यहाँ देखा जा सकता है। भूमि उपयोग प्रारूप कार्यकलाप: आसपास के 2 गांवों की भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए तथा उसका विशेषकर विश्लेषण कीजिए। दादाजी ने कहा, रवि, भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र, तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। हमारे देश में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग वर्ग: दादाजी ने आगे बताया, मधु, भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित होते हैं। वन क्षेत्र की भूमि और कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, यहाँ पे बंजर एवं व्यर्थ भूमि, और सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि। पड़ती भूमि: बालू पड़ती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय में कृषि नहीं की गई हो, उसको पड़ती भूमि कहते हैं। और अन्य पड़ती भूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई थी। अन्य कृषि अयोग्य भूमि: स्थायी चारागाह की भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो। शुद्ध बोई गई भूमि। भूमि संरक्षण की आवश्यकता: रवि ने दादाजी से कहा, इस प्रकार तो बढ़ते उपयोग के कारण भूमि पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। दादाजी बोले, बिल्कुल सही। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का काफ़ी उपयोग हुआ है। अति सिंचन एवं पशुचारण की क्रियाएं भी हुई है। जल मठ से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण भी बढ़ा है। इन सभी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। भूमि के अवैज्ञानिक एवं अनियोजित उपयोग के कारण मरुभूमि का प्रसार, भूमि कटक एवं भूमि के बंजर होने जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। मधु ने कहा, तब तो भूमि को संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या क्या करना होगा? दादाजी बोले, इसके लिए हमें छोटे छोटे कुछ उपाय काम करने होंगे, जैसे भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से हो, भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, जैविक कृषि पर बल दिया जाए, मरु भूमि के सीमांत झाड़ियाँ लगाई जाए, भू संखलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जाए। तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए और इन कार्यों के द्वारा हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं तथा इन संसाधन को बेहतर ढंग से लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं।
रवि बोला, दादाजी देखिए खेत में कितनी तेजी से पानी आ रहा है। इससे तो हमारे खेत की मिट्टी भी कटेगी, फसलों को नुकसान होगा। दादाजी ने कहा, हाँ, चले हम मिलकर इसे मिट्टी भर दें ताकि जल का खेत में जाना बंद हो जाए। सब मिट्टी को काटने में कटाव को रोकने लग गए, जिससे खेत में जल भराव न हो। मृदा मिट्टी मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। मृदा संसाधन। रीना, सुरेश, सलमा और सुखविंदर एक साथ मिट्टी में से खेल रहे थे। रीना मिट्टी से गाड़ी बना रही थी तो सुरेश मिट्टी की गोलियां। सभी अपने कामों में व्यस्त एवं खुश थे। अचानक सुखविंदर बोला, इतनी मिट्टी आए कहाँ से? क्या मिट्टी के बिना भी चीजें उग पाती? रीना बोली, देखो ना, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनमें से अधिकांश मिट्टी से में ही उगते हैं। सुरेश बोला, मेरी दीदी बता रहे थे कि पौधे अपना भोजन एवं आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। मृदा पृथ्वी के सबसे ऊपर पाई जाती है। इस सतह से पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सभी जरूरी खनिज तत्व, पोषक तत्व एवं चट्टानों के कण मौजूद होते हैं। पोषक तत्वों के रूप में मृदा में ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ह्यूमस। मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा का उपयोग। सलमा बोली, रीना तुम बताओ तो मृदा के क्या क्या उपयोग है? रीना सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, फसलों की खेती करने में, पेड़ पौधे घास झाड़ियों को उगाने में, गृह निर्माण में, मूर्तियाँ बनाने में, और ईंट खिलौने, गमला, घड़ा, सुराही, खपड़ा इत्यादि बनाने में। सिकंदर वाला, अब मैं बताऊंगा। मिट्टी के गिलास, दीवा, कलश इत्यादि बनाने में तथा भेड़, मांथ, तटबंध, कच्ची सड़क इत्यादि निर्माण में भी मिट्टी का उपयोग होता है। मृदा निर्माण। सुरेश ने कहा, आखिर इतनी मिट्टी बनती कैसे है? आसपास में मिट्टी का क्या क्या उपयोग होता है, सूची बनाइए। सलमा बोली, किसी स्थान को मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान क्षेत्र को जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टान टुकड़ा भौतिक, रसायन एवं जैविक ऋतुचरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। फिर से देख लीजिए। सलमा बोली, किसी स्थान में मृदा के निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्ष बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुचरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाले मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। रीना बोली, बाप रे, मिट्टी बनने की इतनी लंबी प्रक्रिया है। मैं तो सोचती थी कि मिट्टी अपने आप बन जाती है। जैविक एवं रासायनिक ऋतुचरण। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल के प्रतिक्रिया में चट्टानों के टूटने एवं गलने रासायनिक ऋतुचरण कहलाता है। भौतिक ऋतुचरण तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने के चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुचरण कहलाता है। सुखविंदर ने कहा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अस्तर, बहुस्तर एवं स्व स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर अ में ह्यूमस की अधिकता होती है।
ब स्तर में बालू एवं पंख की प्रधानता होती है। स स्तर में ऋतु चरण में प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती है। इस सुखविंदर ने कहा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अ स्तर, ब स्तर एवं स स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर अ में ह्यूमस की अधिकता होती है। ब स्तर में बालू एवं पंख की प्रधानता होती है। स स्तर में ऋतु चरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती है। इसे स्तर 2 भी कहा गया है। मृदा के प्रकार। मीरा ने पूछा, क्या सभी जगह की मिट्टी एक ही प्रकार की होती है? शर्मा ने कहा, मैं बताती हूँ। मृदा निर्माण के कारकों में स्थानीय भिन्नता के कारण सभी जगह एक तरह की मृदा नहीं पाई जाती है। मृदा वर्गीकरण के कई आधार हैं। नंबर 1, उर्वरता। इस आधार पर मृदा को उर्वर और अनुर्वर 2 भागों में बांटा जाता है। उर्वर मृदा उपजाऊ होती है, जबकि अनुर्वर मृदा में उपजाऊ कम होता है। नदी घाटी क्षेत्रों की मृदा उर्वर तथा पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा अनुर्वर होती है। गठन या संरचना। इसके आधार पर मृदा को बलुई मृदा, चिकनी मृदा एवं दोमट मृदा में बांटा जाता है। बलुई मृदा में बालू और क्ले दोनों होते हैं, परंतु इसमें बालू का अंश अधिक होता है। गठन या संरचना। इसके आधार पर मृदा को बलुई मृदा, चिकनी मृदा एवं दोमट मृदा में बांटा जाता है। बलुई मृदा में बालू एवं क्ले दोनों होते हैं, परंतु इसमें बालू का अंश अधिक होता है। चिकनी मृदा में क्ले की अधिकता होती है, जबकि दोमट मृदा में बालू एवं और क्ले का मिश्रण लगभग समान अनुपात में होता है। कार्यकलाप। गठन के आधार पर अपने गांव की मृदा की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या आपके गांव में मिट्टी की जांच हुई है? पता करें। रंग के आधार पर। इस आधार पर मिट्टी को लाल मृदा, काली मृदा, भूरी मृदा और बादामी मृदा में बांटा जाता है। मृदा के प्रकार। उर्वरता के आधार पर उर्वर और अनुर्वर में बांटा गया है। गठन या संरचना के आधार पर बलुई, चिकनी, दोमट और बादामी में बांटा गया है। और रंगों के आधार पर लाल, काली, भूरी के आधार पर बांटा गया है। मृदा। भारत में मृदा। सुखविंदर ने कहा, हमारे देश भारत में तो बहुत विशाल है, फिर तो सभी मृदा यहाँ पाई जाती होंगी। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है। यहाँ पे पर्वतीय मृदा ऊपर के भाग में है, जम्मू कश्मीर भाग में। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में है। और फिर लाल मृदा हमारा है झारखंड में और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में। और काली मिट्टी है हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात के कुछ भाग में और इधर मध्य प्रदेश के भाग में। और जो लेटेराइट मृदा है केरल, कर्नाटक में। और शुष्क मृदा हमारी पाई जाती है यहाँ राजस्थान में। यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है भारत में मृदा का वितरण। सुरेश ने कहा, भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा देश की सभी नदी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। नवीन जलोढ़ को खादर एवं पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मृदा चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना एवं दलहन फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। काली मृदा एल्यूमीनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में यह मृदा अधिक पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं दक्षिण हिस्सों में पाई जाती है।
लोहे के अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। जल में मिलने के बाद यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त यह मृदा उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलता है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाती है। मृदा अपरदन एवं संरक्षण। मीरा बोले, मिट्टी के निर्माण में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन नदियों का पानी अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी बहाकर ले जाती है। इस तरह तो धीरे धीरे सारी मृदा कटकर समुद्र में चली जाएगी। सलमा बोली, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ एवं घासों की जड़ें मृदा को पकड़ कर रखती है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। लेकिन पेड़ पौधे आदि के जड़ सहित कटने से वहाँ की मृदा ढीली पड़ जाती है, जिससे आसानी से अपरदन हो जाता है। मृदा अपरदन की दर को प्रभावित करने में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य हैं। सुरेश ने कहा, बिल्कुल ठीक। वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवनें, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन होता है। तेज पवनें या पानी के बहाव से मैदानी या चौड़े क्षेत्रों में सतही अपरदन होता है, जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका व अवनालिका अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा के मौलिक गुणों एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फसलों, फलों एवं साग सब्जियों के उत्पादन पर पड़ता है। मृदा अपरदन प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन, वह उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करने पड़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्च रेखीय खेती करना और पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्र तकनीक को अपनाना, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना। सुखविंदर बोल उठा, चलो हम अपनी मिट्टी के खिलौने को सूखने दें, लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे कि मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका हमें संरक्षण करना है। जल संसाधन। गर्मी की छुट्टी में सीमा और रवि अपनी नानी के घर गए। नानी घर नदी के किनारे था। दूर दूर तक फैले रेत में कूदना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। सीमा ने रवि से कहा, भैया देखो ना, बरसात में कितना पानी इस नदी में नजर आता है, परंतु गर्मी में तो कहीं पानी नजर ही नहीं आता। रवि ने बताया, देखो सीमा, जल प्रकृति की अमूल्य देन है। क्या तुम्हें पता है कि जल कैसे बनता है? मालूम है कि जल कैसे बनता है? सीमा ने कहा, नहीं भैया, आप ही बताइए। रवि बोला, वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह जल तरल, गैस एवं ठोस तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल नहीं मिला है। इस जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागरों में है, जिसमें प्रशांत महासागर 49.9%, अटलांटिक महासागर 25.7%, हिंद महासागर 20.5% तथा आर्कटिक महासागर 3.9% शामिल है। इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है, जो सामान्य उपयोग के लायक नहीं है। स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का तो हम सभी ने अपने दैनिक जीवन में उपयोग किया।
यहाँ पर दिखाया गया है विभिन्न महासागरों में जल की मात्रा। प्रशांत महासागर में 49.9% जल की मात्रा है, अटलांटिक में 25.7%, हिंद महासागर में 20.5% और आर्कटिक महासागर में 3.9% जल की मात्रा है। इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है, जो सामान्य उपयोग के लायक नहीं है। स्थानीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये जल नदी, झील, तालाब एवं भूमिगत हिस्सों में होते हैं। जल का उपयोग। रवि ने सीमा से पूछा, सीमा बताओ तो जल के क्या क्या उपयोग हैं? सीमा बोली, हम पानी का उपयोग पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, शौच निपटाने के लिए, भोजन बनाने एवं बागवानी तथा खेती के कार्यों में करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा निर्माण कार्यों में भी पानी का उपयोग होता है। रवि ने कहा, इसके अलावा व्यावसायिक दृष्टि से कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल पर ही निर्भर है, जैसे रसायन उद्योग एवं बोतल बंद मिनरल वाटर उद्योग। आग को बुझाने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त महासागरीय जल का उपयोग जल चक्र से संबंधित है। समुद्र मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। जल चक्र, यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है, वहाँ बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है और फिर से वाष्पन और बादल निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती है। जल का वितरण। सीमा ने कहा, पृथ्वी पर क्या सभी जगह बराबर जल है? रवि बोला, नहीं, यह बात नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल आयतन का 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। 2% जल बर्फ के रूप में पाया जाता है। मात्र 1% जल नदियों, झीलों, तालाबों एवं भूमि के नीचे है, जो हमारे पीने के काम आता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। यहाँ पे दिखाया गया है जल का वितरण किस प्रकार है। महासागर में 97.3% जल होता है, बर्फीला क्षेत्र 2%, भूमिगत क्षेत्र 0.68% और अलवणीय क्षेत्र 0.009% और स्थलीय समुद्र एवं झील जो है 0.009%, वायुमंडल में 0.19% और नदियों में 0.001% जल पाया जाता है, यानी कि नदियों में और भी कम है, कुल 100%। भारत में जल संसाधन का वितरण काफ़ी असमान है। भारत में विश्व का लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। हमारे देश में नदियों का जाल है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है। जल संकट। सीमा बोली, भैया, लेकिन मैं तो देखती हूँ कि लोगों को पीने के लिए दूर दूर से जल ढोकर लाना पड़ता है। क्या जल की कमी है? रवि ने कहा, हाँ, लेकिन जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरणीय जल चक्र द्वारा स्वतः प्रकृति में होता है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 1% से भी कम है। इसका वितरण तो असमान है ही। जल प्रदूषित भी तेजी से हो रहा है। भूमिगत जल स्तर भी कम होता जा रहा है, इसलिए जल धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। विश्व जनसंख्या की वृद्धि दर से पानी की जरूरत में दोगुनी वृद्धि आई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व के अधिकांश देश जल अभाव से ग्रसित होंगे। जल की कमी के कारण।
सीमा ने पूछा, भैया आखिर जल की कमी का कारण क्या सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना ही है? रवि बोला, नहीं, यह तो सिर्फ एक कारण है। इसके अतिरिक्त जल का अतिदोहन, जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण, जल का प्रदूषित होना, शहरों में बहुमंजिल इमारतों का अंधाधुंध निर्माण इत्यादि भी इसके प्रमुख कारण हैं। कई शहरों में आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, परंतु वे प्रदूषित है। इसी तरह कई शहर महासागरों के किनारे अवस्थित है, परंतु वहाँ जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। सीमा बोली, भैया जल प्रदूषण का क्या मतलब है? इसके क्या कारण हैं? रवि ने बताया, जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं: घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल और परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं। एक बार फिर से देख लीजिए। घरेलू कूड़ा करकट इसका कारण है, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ भी इसका कारण है और नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल और परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं भी इसके कारण है। इस प्रदूषित जल को पीने से कई बीमारियां होती है, जैसे उल्टियाँ आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी की विकृति, वजन घटना, दिमागी विकृति इत्यादि। सीमा बीच में ही बोल पड़ी, भैया तब तो हमें पानी पीने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। रवि बोला, हाँ, हमें उपयोग करने के पहले देख लेना चाहिए कि जल कहाँ से लाया गया है एवं कैसा है। सीमा बोली, भैया अगर स्वच्छ पेयजल की इतनी कमी है तो हमें इसे बर्बाद करना चाहिए, इसे बचा कर रखना चाहिए। रवि बोला, हाँ, हमें अपना जीवन बचाने के लिए जल को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ इसकी बर्बादी को भी रोकने हेतु प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ तकनीक अपनाने की ज़रूरत है, जैसे वर्षा जल संग्रहण की तकनीक, छत की वर्षा जल संग्रह करना, जल का समुचित उपयोग करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना, जल संरक्षण की महत्ता को बताना, प्राचीन जल संचय की तकनीकों को अपनाना। सीमा बोली, तब तो हम जो है इन सभी कार्यों का संकल्प लेकर जल संरक्षण हेतु प्रयत्नशील रहना होगा। रवि बोला, हाँ, ऐसा करके ही हम अपना जीवन बचा सकते हैं। नहीं तो अगर हम अपनी आदतें नहीं सुधार पाए तो समझो अपने तथा अपने अगली पीढ़ी का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। सीमा बोली, भैया मैं खुद तो ऐसा करूँगी तथा दूसरों को भी करने के लिए कहूँगी। रवि बोला, बहुत अच्छा, लेकिन चलो अब हम बालू पर दौड़ लगाएं। सीमा बोली, भैया चलो, दोनों बालू पर दौड़ने में मशगूल हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।